गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डी एंड ए ब्लॉक के लिए, और सीबीएसई के लिए जो सिलेबस रिड्यूस किया है उसके अनुसार से ये लास्ट चैप्टर होगा। और इस चैप्टर में भी कुछ एक कंसेप्चुअल पोर्शन जो था पोटासियम परमैंगनेट, पोटासियम डाइक्रोमेट, उसे भी इस बार के एग्जामिनेशन से हटा दिया है। यानी कि जो लगता था नॉर्मल कंडीशन में ये 5 मार्क्स का चैप्टर होता था, और इसे हम लोग पढ़ाते वक्त में 2 पार्ट में बांटते थे। 2 ब्लॉक है, डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के लिए 3 मार्क्स और ए ब्लॉक के लिए 2 मार्क्स। अब डी ब्लॉक के लिए जो 3 मार्क्स होता था उसमें भी 1 से लेकर के 2 मार्क्स तक का क्वेश्चन KMNO4 और K2CR2 वो 7 पर आता था, और बाकी के 1 मार्क्स के लिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर फोकस करते थे। पूरी तरह से चैप्टर थ्योरेटिकल है, और इसे पढ़ने के लिए बताते हैं कि बी ब्लॉक ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो चुका है। रेगुलर क्लासेस में भी इसको लास्ट में ही पढ़ाते थे, 2 से 3 क्लास में ये कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ बताते हैं कि इसको आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ो। जैसे जो आप सैंपल पेपर यूज किए हैं, सैंपल पेपर है आपके पास, एनसीईआरटी रीडिंग डाल लीजिए, टाइम है आपके पास में, तो टाइम तो है अभी आपके पास, एक बार रीडिंग डाल लीजिए और क्वेश्चन आंसर के ऊपर में फोकस करो। क्योंकि थ्योरेटिकल है, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है नहीं, थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट वही KMNO4 और K2CR2 वो 7 में था कि किस तरह से इक्वेशन को कंप्लीट कराते हैं। हालांकि हम कंप्लीट करवाएंगे क्योंकि बिहार बोर्ड वाले में से सिलेबस में से नहीं हटाया है, लेकिन पहले जितना सीबीएसई में पढ़ना है उसको 2 से 3 क्लास में कंप्लीट करेंगे, और फिर एक क्लास उसमें बढ़ जाएगा KMNO4 और K2CR2 वो 7 में। इसके बाद पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी बताएंगे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, ये इस बार नहीं है सिलेबस में, सीबीएसई में। बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो पोर्शन भी हम बताएंगे, वो भी पढ़ाएंगे। उसका लिए नोट्स देंगे, हमको पीडीएफ देंगे, और उससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है कैसे बनाना है वो भी। हालांकि ये सब आसान सा चैप्टर था, हटा करके सिलेबस थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए परेशानी बढ़ा ही दिया, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल आसानी से स्कोर कर सकते थे। खैर, इस चैप्टर पर आते हैं डी एंड ए ब्लॉक। तो पहले पी ब्लॉक में याद करवा। पी ब्लॉक में हम लोग पढ़े थे कि द एलिमेंट विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू पी सबसेल आर कॉल्ड पी ब्लॉक। बिल्कुल सेम टाइप ऑफ डेफिनेशन। एलिमेंट्स विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू डी सबसेल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। क्लास 11th में इसके बारे में पढ़े थे कि एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में इंटर करता है वो उस ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाएगा। और इसके अनुसार से पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड ए ब्लॉक। सिलेबस का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया वो एस ब्लॉक 11th क्लास में था, पी ब्लॉक में ग्रुप 13, ग्रुप 14 ये पढ़ना था 11th में, 15 से लेकर 18 तक ये 12th में था, और डी एंड ए ब्लॉक ये 12th में डाला है। डी ब्लॉक एलिमेंट 3rd ग्रुप से स्टार्ट होता है और ये 12th ग्रुप तक के एलिमेंट आते हैं। 3rd ग्रुप से स्टार्ट होकर 12th ग्रुप तक। चूंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, इसलिए पीरियोडिक टेबल में 10 वर्टिकल कॉलम, यानी कि ग्रुप 3rd से लेकर ग्रुप 12 तक, इसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। और अगर इसके आउटलाइन को देखें हम लोग, तो इनका आउटलाइन कुछ इस तरीके से दिखता है। एस ब्लॉक हो गया, यहाँ ये डी ब्लॉक है, और इस जगह पर ये पी ब्लॉक एलिमेंट आता है। यहाँ ये मॉडल लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, और इसी के नीचे में ए ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। तो यहाँ ये 3rd ग्रुप हो गया, और इस जगह पर 12th ग्रुप, और इन्हीं को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में ये डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। एस ब्लॉक एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स भी हैं, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी होते हैं, और इनके बीच में ये पाया जाता है, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। ट्रांजिशन का मतलब ये होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करना। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ में बढ़ रहे हैं, तो उसके बीच का जो स्टेज होता है उसे ट्रांजिशन स्टेज कहा जाता है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोग हैं, आप अभी जिस एज ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं उसे ट्रांजिशन एज कहा जाता है। बहुत ही क्रूशियल टाइम है आपका ये ट्रांजिशन एज में। या तो आप अपने कैरियर की तरफ में शिफ्ट करोगे जहां पर आपका फ्यूचर सिक्योर्ड होगा, या फिर इसी जगह से आपका ट्रैक चेंज करेगा। मे बी आपका एनवायरमेंट, आपका फ्रेंड सर्किल, या फिर आपका फैमिलियर प्रॉब्लम, कोई भी रीजन हो, बट यहीं से डिसाइड होता है। तो अगर आपका ट्रैक चेंज हुआ
तो फिर आने वाला जनरेशन ही बर्बाद हो जाएगा। आपका सिर्फ नुकसान नहीं होगा, आपके आने वाले जनरेशन का नुकसान हो जाएगा। इसलिए इस एज को, इस स्टेज को ट्रांजिशन स्टेज कहा जाता है। हाईली एनर्जेटिक होता है, बहुत जल्दी डेविएट होने वाला यह स्टेज होता है, थोड़े से में वो डेविएट कर जाएगा और समझ में नहीं आता उस वक्त में कि हाँ हम सही रास्ते पर हैं या गलत रास्ते पर हैं। आपके जो वेल विशर है वो आपको फोर्स करते हैं, वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका स्टेज ट्रांजिशन स्टेज है, क्योंकि अब न तो आप छोटे रहे और न ही आप बड़े हुए हैं जहां मैच्योरिटी आता है। आप मैच्योर नहीं है। समझ सकते हैं अच्छा है गलत है, जो सामने वाला बोल रहा है उसका क्या मतलब हो सकता है, ये समझ में आ सकता है। लेकिन एक मैच्योर्ड पर्सन का जो बिहेवियर होता है, जो मैच्योर्ड पर्सन जिस तरीके से उस चीज को लेते हैं एक्सप्लेनेशन को, वो अभी आप में नहीं है, इसलिए आपको ट्रांजिशन माना जाता है। तो उसी तरह से यहाँ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव और उनके बीच के स्टेज को ट्रांजिशन कहा जाता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्योंकि जितने सारे एलिमेंट है वो सब के सब मेटल हैं, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है। तो ये तो ट्रांजिशन वर्ड के डेफिनेशन के अनुसार है। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट और ट्रांजिशन मेटल का जो डेफिनेशन दिया गया है वो बताता है कि द एलिमेंट विच हैज पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, डी में 10 तक होता है कन्फिगरेशन, तो विच हैज पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, यानी कि जहां D1 से लेकर के D9 तक कन्फिगरेशन हो उसी को ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। आइदर इन देयर ग्राउंड स्टेट कन्फिगरेशन, यानी कि उस एलिमेंट का जो कन्फिगरेशन लिखेंगे वो, या फिर उनके किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में जो एग्जिस्ट करता है, जहां पर वो पाया जाता है, उन्हें उनका हम लोग वैसे एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट वैसे एलिमेंट को कहते हैं जिसमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, और उसी ग्राउंड पर इस 12 एलिमेंट जिसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी आता है, इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाई ग्रुप 12 एलिमेंट्स आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट? तो क्योंकि जिंक, कैडमियम और मरकरी का कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होने चाहिए। तो कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल की वजह से उसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। और इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ में ही जिंक, कैडमियम और मरकरी को भी पढ़ते हैं। तो अब आते हैं इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया हो उसको समझना। एग्जांपल 8.1 का एक क्वेश्चन है जो इसके ट्रांजिशन एलिमेंट अभी जो डिस्कस कर रहे थे उसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन करें, ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैंडियम, जिनका एटॉमिक नंबर 21 है, स्कैंडियम 21 is a transition element but जिंक 30 is not, यानी जिंक जिनका एटॉमिक नंबर 30 है इन्हें कंसीडर नहीं करते, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं करते। अब ट्रांजिशन एलिमेंट का फिर से डेफिनेशन याद करो। ट्रांजिशन एलिमेंट उसे कहा जाता है which has partially filled d orbital, यानी कि जिनका कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेकर D9 तक हो, either in their ground state or in any oxidation state that they show, यानी कि जो वो शो करते हैं, जो स्टेबल है, जो एग्जिस्ट करता है, किसी दोनों में से किसी में भी अगर वो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तब जाकर ये क्लियर होगा। जैसे स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ये 21 है, इसके ठीक पहले ही नॉट गैस आएगा आर्गन, तो यहाँ आर्गन लिख दिए, आर्गन के बाद में 4s2 और 4s2 के बाद में 3d1। अब देखो यहाँ पर इसके ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में भी D1 आ गया, तो इट हैज पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, देयरफॉर इट इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। वहीं अगर जिंक को लेते हैं हम लोग, तो जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, यहाँ ये आएगा आर्गन 4s2 एंड 3d10। यहाँ पर इसका कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो जहां पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है उसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे, लेकिन जहां कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है उसे नहीं कहेंगे। जिंक जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो Zn2+ है, जिंक आयन। अब 2+ का मतलब है उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ेंगे, 11th में भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकलेगा। ऐसे भी 20 से ज्यादा अगर है तो एलिमेंट को अरेंज करके उसके आयन का लिखते थे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड याद करो,
देखो ये थर्ड ऑर्बिट है और ये फोर्थ ऑर्बिट है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो ये 4 हुआ ना, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पहले 4s से निकलेगा, उसके बाद 3d से। तो जिंक 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा तो 4s से रिमूव करेंगे, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन आ गया आर्गन 3d10। तो ना तो इसका पार्शियल फील्ड डी ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में है और ना ही इसके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इस वजह से जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा, जबकि स्कैंडियम को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाएगा, क्योंकि इसमें पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल है। तो यह स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा और उसके सपोर्ट में ये कॉन्फ़िगरेशन देना होगा। ये एग्जांपल का है, सॉल्यूशन आपकी बुक में भी बना हुआ है, उसको आप वहां पर नोट कर लीजिएगा। इंटेक्स का क्वेश्चन 8.1 ये भी बिल्कुल उसी तरीके से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। यहाँ का सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल for retaining its ground state. How can you say that it is a transition element? यानी इनका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो फिर आप इसे ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहेंगे? फिर आते हैं हम लोग सिल्वर के ऊपर। सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 होता है, Ag47। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हीलियम, नियॉन, आर्गन और यहाँ क्रिप्टन आएगा। क्रिप्टन का 36 होता है और इस जगह पर फिर 5s2 और 5s2 के 5s2 एक मिनट पहले ध्यान से देखोगे, 5s2 और 4d9, 36 and 2 38 and 9 47। अब आप याद करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखते हैं तो ये गलत माना जाएगा। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल हम लोग पढ़े थे कि अगर कहीं पर भी कॉन्फ़िगरेशन D4 हो तो उसके कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग D5 में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर D9 हो तो उसके कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग D10 में कन्वर्ट करेंगे। और ये बताया गया था क्लास 11th में कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, और इस कंसेप्ट के अनुसार से अगर आप ये 4d9 लिखोगे तो गलत होगा, तो D9 को किस में कन्वर्ट करना है? D10 में। तो ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है, इनका सही में कॉन्फ़िगरेशन ये आएगा, यहाँ क्रिप्टन और 5s2 की जगह पर ये 5s1 होगा और इस जगह पर ये 4d10, जिसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में क्वेश्चन में डिस्कस किया। ये तो कॉन्फ़िगरेशन से था। अभी हम लोग क्वेश्चन से थोड़ा सा डेविएट किए थे, अब फिर क्वेश्चन पर आते हैं। अब कह रहा है कि यहाँ पर ये कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए, तो फिर आप इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे या नहीं कहेंगे? पूरा डेफिनेशन को क्लियर करो। पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल आइदर इन देयर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इन एनी वन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है उसमें से किसी भी एक में अगर ये है, ऐसे भी आप पढ़ोगे तो ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और सिल्वर भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये +1 भी शो करता है और +2 भी शो करता है। अगर हम लोग सिल्वर +1 का कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 5th ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो क्रिप्टन यहाँ 4d10 हो जाएगा, और सिल्वर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो ये 4d9 हो जाएगा। यानी इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाएगा। हम अपने मन से नहीं लिख सकते हैं, तब तो आप कह सकते हो कि तो जिंक को भी +3 कर देंगे, लेकिन जिंक का ऐसा कोई कंपाउंड आपको नहीं मिलेगा जहां पर वो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट सिल्वर में आपको मिलेंगे। AgCl2 भी होता है, AgCl भी होता है, तो सिल्वर जो कि +1 और +2 दोनों शो करता है, तो इसके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट करो। अभी जैसे हम लोग क्वेश्चन सोल्व के एग्जांपल 8.1 बिल्कुल उसी तरह से मैच करता हुआ था इंटेक्स 8.1, कुछ और साइड बुक वगैरह में इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन कॉपर, सिल्वर और गोल्ड से रिलेट कर दिया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ग्रुप 11th में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड आता है, ये ग्रुप 11th। डी ब्लॉक में ये 11th ग्रुप का एलिमेंट, और ग्रुप 12 में जिंक, कैडमियम और मरकरी आता है। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे
तो इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 N-1 D10, यानी कि इनका पार्शियली s ऑर्बिटल है और कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल है। जिंक, कैडमियम और मरकरी का कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे तो ये आता है NS2 N-1 और D10। दोनों के कंडीशंस में D10 है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में, लेकिन ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है और उसके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये इनका कॉन्फ़िगरेशन D9 आ जाता है। यानी कि इस एलिमेंट का अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखें हम लोग तो वहां पर इनका कॉन्फ़िगरेशन D9 आता है, जबकि ये जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो इनका कॉन्फ़िगरेशन D10 होता है। इस वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं करते। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी ग्रुप 12 एलिमेंट आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो वहां बताना होगा कि इन इट्स ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन as well as in its +2 oxidation state, it has completely filled d orbital and therefore it is not considered. They are not considered as transition element. While group 11th element have completely filled d orbital in its ground state electronic configuration, but it has partially filled d orbital in its +2 oxidation state. यानी ग्राउंड स्टेट में तो इसका कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन जब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जैसे कॉपर का फिर से आप याद करो, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहां ये आता है आर्गन 4s1 और 3d10, 4s2 3d9 होता, तो d9 को d10 में कन्वर्ट कर दिए, यानी कि स्टेबल है। कॉपर भी +1 भी शो करता है और कॉपर 2+ भी शो करता है। इसका 2+ ज्यादा स्टेबल है। आज देखो कॉपर का कंपाउंड CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये आयनाइज करेगा तो Cu2+ SO4 2- में देगा। तो +1 का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इनका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा आर्गन 3d10, लेकिन अगर 2+ देखेंगे तो इनका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d9, और इस 3d9 की वजह से इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाएगा। लेकिन जिंक का अभी हम लोग देखे थे कि जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। इनका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें हम लोग तो आर्गन 4s2 और 3d10 आता है, और जिंक जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो 2+ है, और इसके 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इनका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल होगा। तो दोनों जगह पर कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल है, इस वजह से इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल टॉपिक था, इसलिए इसके ऊपर में थोड़ा ज्यादा फोकस किए। पहले ही बताया है कि थ्योरेटिकल चैप्टर है, अधिकांश आपको क्वेश्चन आंसर याद करना पड़ेगा, लेकिन जहां कंसेप्चुअल पोर्शन होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अब हमें नहीं लगता है कि आपको कहीं डाउट होगा कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्यों नहीं है, तो उसका आंसर आप दे सकते हो। तो इसको भी क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही लिख लेना। इसका क्वेश्चन लिख लेना कि व्हाई ग्रुप 11th एलिमेंट्स कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, but group 12 element of D block like zinc, cadmium and mercury are not considered as transition element। और स्टेटमेंट लिखोगे जो भी हम लोग डिस्कस किए हैं उसको खुद से ट्राई कीजिएगा। अब हम लोग ट्रांजिशन सीरीज के बारे में बात करते हैं। पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 वर्टिकल कॉलम है जिन्हें ग्रुप कहा जाता है, और 7 हॉरिजॉन्टल रो है जिसे पीरियड कहा जाता है। यहां पर आप देखोगे तो 4 ट्रांजिशन सीरीज है, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट जहां से स्टार्ट होते हैं वो जगह से, और ये आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड और 7th पीरियड यहां से स्टार्ट होता है डी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे पहला है स्कैंडियम, इनका कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो 4s2 है, यानी कि 4th पीरियड का एलिमेंट है। उसके पहले 1st, 2nd और 3rd पीरियड में एक भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो जो पहला ट्रांजिशन सीरीज कहने का मतलब जो पहला पीरियड स्टार्ट हो रहा है, रियल में पीरियोडिक टेबल का जो 4th पीरियड है उसे हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। यह स्कैंडियम से स्टार्ट होता है और जिंक तक जाता है। जिंक अभी हम लोग पढ़े हैं कि जिंक, कैडमियम और मरकरी इनका कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल होने की वजह से इन्हें ट्रांजिशन मेटल नहीं कहा जाता है, लेकिन चूंकि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन भी d सबसेल में इंटर करते हैं, तो इसलिए जब डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते हैं तो इसे भी उनके साथ में यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ में पढ़ते हैं।
प्रॉपर्टी जिनका स्टडी करते हैं, बट अगर ट्रांजिशन मेटल कहा जाए तो जिंक, कैडमियम और मरकरी ट्रांजिशन मेटल में नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना होगा आपको। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम से स्टार्ट होता है और जिंक तक जाता है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d सबसेल में एंटर करता है, इसलिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को 3d सीरीज भी कहा जाता है। यानी कि कई जगह पर देखोगे तो ये 3d सीरीज लिखा रहेगा। इटरबियम 39 एटॉमिक नंबर है, ये कैडमियम तक जाता है, इसे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज करते हैं और इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4d में एंटर करता है, तो इन्हें 4d सीरीज एलिमेंट भी कहा जाता है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज लैंथेनम है। अब लैंथेनम के बाद के यहाँ फिर हैफनियम चलाएगा, इसके बाद के जो 14 एलिमेंट्स हैं वो ए ब्लॉक में चले जाते हैं। उसी तरह से एक्टिनियम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स हैं वो नीचे में चले जाते हैं ए ब्लॉक में। ये लैंथेनाइड्स का फॉर्मेशन करता है, ये एक्टिनाइड्स का फॉर्मेशन करता है और इस 14 एलिमेंट के बाद में फिर कंटिन्यू करता है मरकरी तक। उसी में एक्टिनियम, इसके बाद 14 एलिमेंट का गैप रहेगा। देखोगे कि 103 के बाद में फिर यहां से स्टार्ट होता है। इनके कॉन्फ़िगरेशन में 5d में एंटर करता है, तो इन्हें 5d सीरीज कहा जाता है और इसे 6d सीरीज कहा जाता है। अगर आप सिलेबस देखे होंगे तो सिलेबस में जो पढ़ना क्या है हम लोग को, तो वहां पढ़ना है आपको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट का, यानी स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स रहने का मतलब जैसे पी ब्लॉक में पढ़े थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारा प्रॉपर्टी यानी कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ही पढ़ना है और स्पेशली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का। अब आपको क्या करना है, स्पेशली अगर जो जनरल ट्रेंड चल रहा है तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का क्वेश्चन हो गया, स्टैंडर्ड 10th लेवल का क्वेश्चन हो गया, 11th में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़े, तो आपको स्पेशली उस पर फोकस करना है जो एक्सेप्शनल पार्ट है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा जो एक्सेप्शनल होगा। अब उसका रीजन पूछा जाएगा कि हाँ ये ऐसा क्यों होता है, या जहां पर एक्सेप्शनली डेविएट कर रहा है ट्रेंड, जैसे कोई वैल्यू टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज करता है, अब इंक्रीज की बजाय कहीं पर डिक्रीज आ गया, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। उसी तरह से लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या चेंजेस आ रहा है, अब वहां पर अगर कोई वेरिएशन आ रहा है जनरल ट्रेंड के रिस्पेक्ट में, तो उसका रीजन आपको जानना होगा। तो हर एक के प्रॉपर्टीज का रीजन वहां पर आपको ये इंपॉर्टेंट जो होता है वो जानना है। तो इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसको इसी तरीके से आप अपने कॉपी में लिख लोगे। लैंथेनम, इसके बगल में आप हैफनियम भी लिख सकते हो, उसके बाद में फ्री हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसी तरह से यहाँ आप एक्टिनियम है, यहाँ पर भी करके ये लिखोगे। ये यूयूबी अनअनबियम है जो आईयूपीएसी रिकमेंडेशन के अनुसार से फिल किया गया है, क्लास 11th में याद कीजिए। एटॉमिक नंबर 112 है, तो इसलिए अनअनबियम, तो आईयूपीएसी रिकमेंडेशन के अनुसार से इसको सिंबल दे दिया गया है, तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका NS1 और 2 और N-1 D1 to 10 होता है। जितने डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, उन सब का लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में इंटर ना करके पेनल्टीमेट सेल में इंटर करता है, सेकंड लास्ट ऑर्बिट में इंटर करता है। इसलिए यहां पर n दिया हुआ, इस जगह पर N-1 दिया हुआ है, यानी कि अगर इस जगह पर 4 होगा तो यहाँ 3, यहाँ 5 है तो यहाँ 4, यहाँ 6 तो यहाँ पर 5, यानी कि पेनल्टीमेट सेल में इंटर करता है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ही हम लोग को पढ़ना है और इसमें स्कैंडियम से स्टार्ट करते हैं। स्कैंडियम 21, टिटेनियम 22, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और ये जिंक, ये 10 एलिमेंट हैं। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। स्कैंडियम के ठीक पहले इनर्ट गैस आएगा आर्गन और इसके बाद 4s2 और 3d1। टाइटेनियम का आएगा आर्गन 4s2
और 3d2। वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये होगा आर्गन 4s2 3d3। क्रोमियम के केस में और कॉपर के केस में हम यहाँ स्टार मार्क करेंगे। आप याद करो, ऐसे जनरल ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो यहाँ D4 हो जाएगा। तो आप पढ़े हैं कि अगर कॉन्फ़िगरेशन में D4 हो तो उसे कन्वर्ट कर देंगे D5 में, और अगर D9 हो तो उसे कन्वर्ट करेंगे D10 में। तो अगर ऐसे जो जनरली जो नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार से अगर लिखेंगे तो आर्गन 4s2 और ये 3d4 होगा। लेकिन अगर ये कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये आपका गलत माना जाएगा। हाफ फील्ड और फुल फील्ड का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है और 4s और 3d के बीच का एनर्जी गैप कम है। पूरे डिटेल से 11th में पढ़ना था। अब अगर नहीं याद है, नहीं पढ़े हैं तो बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सिर्फ याद रखिएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इनका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए आर्गन 4s1 और ये 3d5। हम सजेस्ट करेंगे कि दोनों लिखोगे, तब यहां पर ध्यान जाएगा आपका कि अच्छा ये D4 में D5 होगा, अदरवाइज जल्दीबाजी में आप गलत कर देंगे। मैंगनीज का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो मैंगनीज का आएगा आर्गन, इसमें कोई चीज एक्सेप्शन नहीं है, तो 4s2 और 3d5। आयरन का आर्गन 4s2 एंड 3d6। कोबाल्ट का अगर लिखते हैं आर्गन 4s2 एंड 3d7। निकेल का आर्गन 4s2 3d8। कॉपर का आर्गन 4s2 3d9। लेकिन जब 9 है तो 9 को कन्वर्ट कर देना है किसमें, 10 में, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपका गलत है। एग्जामिनेशन में लिखने का जरूरत नहीं है, नोट्स में इसको लिखो जो गलत है उसको भी, ताकि आपका ध्यान जाए यहाँ पर। तो सही क्या होना चाहिए, आर्गन 4s1 और 3d10। और जिंक का लिखेंगे तो यहाँ ये आएगा आर्गन 4s2 एंड 3d10। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का होगा। एक्चुअली अगर आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो वहां पर भी कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है इस जगह पर नीचे वाले फॉर्म में। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3d में कितना होगा वो होगा, और इसी के साथ में सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड थर्ड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज का भी दिया हुआ है। तो मेरा सजेशन क्या है, पढ़ना सिलेबस में हम लोग को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ही है, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन आपको सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट का भी मिलेगा। तो जो क्वेश्चन है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। या फिर जैसे आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शन आया, उसी तरह से आप यहाँ सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज देखोगे तो वहां पर 4s की जगह पर 5s है। तब देखो कहीं पर 5s में अगर एक्सेप्शन आ रहा है, 2 की जगह पर 1 आ गया, सीक्वेंस में चेंजेज आ गया, तो इसका मतलब वहां एक्सेप्शनल पार्ट आया है, तो उसको आप सिर्फ नोट कर लीजिए। यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में एक्सरसाइज में, आप पलट करके एक्सरसाइज देखोगे तो कुछ का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कह रहा है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिए, तो उसमें यहां से आप एक जगह पर नोट कर लो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक ये हो गया। अब इसके बाद में जनरल ट्रेंड है, थ्योरेटिकल पार्ट है। हम आगे तक का जो पीडीएफ में आपको दे रहे हैं, नोट्स सेंड कर रहे हैं, आप उसको पढ़ोगे और फिर उसके बाद में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको फिर हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे एक तो इम्पोर्टेंट है मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू निकालना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कलर के बारे में आइडेंटिफाई करना है कि कौन कलर्ड होगा, कौन कलरलेस होगा, और एक और पोर्शन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बाकी का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जब एक्सप्लेनेशन दे दिए हैं तब वहां तो समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ करके देखो, डाउट होगा तो ऐसे हम शॉर्ट में थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे भी। तो आज यहीं तक, बाकी अगले क्लास में। थैंक यू।